हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल। आपका जो सब्जेक्ट है इस फोर्थ सेमेस्टर में सोम वो मेरे पास रहेगा। पहले ही आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो ये सब्जेक्ट सोम है ये मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल तीनों ट्रेड्स को है। जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल है उसमें इस सब्जेक्ट का नाम है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बट सिविल को इसका नाम है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। सब कुछ सेम ही है, बस सिविल में लास्ट में एक दो चैप्टर डिफरेंट आएंगे, तो वो बात की बातें हैं। स्टार्टिंग का सिलेबस आपका तीनों ब्रांचेस का सेम है, तो कॉमनली ही लेक्चर आप लोगों का लग रहा है। ये कॉमन वीडियो ही आपको पोस्ट होगा। अभी आपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद आपको पता है आप अभी फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हो। नेक्स्ट आपका क्लासेस ऑफलाइन लगना था, बट ड्यू टू स्पाइक इन कोरोना केसेस जो आपका क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन मोड के ऊपर शिफ्ट हो गया है दोबारा से, जो कि 31 मार्च तक ऐसे ही चलेगा जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शन मिला है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में, वैसे ही आपका क्लास आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो अभी आपका जो मोड है वो ऑनलाइन ही चल रहा है। तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ओके, तो उसमें ये फर्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है जी। ये मैकेनिकल की बुक में से नहीं लिया मैंने, जो ये पीडीएफ फाइल लिया है ये सिविल की बुक में से लिया है, बट मैकेनिकल को भी ये सेम चल रहा है। उनको भी पता होना चाहिए कि आपके पास मटेरियल कौन कौन से रहते हैं, इनका प्रॉपर्टीज़ क्या रहता है, बिकॉज आगे जाके आपको ये बड़ा काम में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है इसमें इसने सिर्फ यही बताया है कि कोई भी जो इंजीनियर है उसको डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको अच्छे से एनालाइज किया हो उसने। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर एन इंजीनियर टू एनालाइज एंड डिज़ाइन कंप्यूटर्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स एंड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हम जनरली यहाँ से क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप के, अलग अलग तरीके के आपके पास कौन कौन से मटेरियल रहते हैं, आप उनको क्लासीफाई कीजिए, उनको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दीजिए। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मटेरियल हमारे पास है इलास्टिक मटेरियल, देन है प्लास्टिक मटेरियल, देन है डक्टाइल मटेरियल, देन है ब्रिटल मटेरियल। अब इलास्टिक मटेरियल यहाँ पे जो लिखा है वो भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इलास्टिक मीन्स क्या होता है, जैसे ही आपने किसी बॉडी के ऊपर से जो फोर्स लग रही है उसको हटाया तो बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन को ही रीगेन कर ले, ऐसे मटेरियल आपके होते हैं इलास्टिक मटेरियल्स। ठीक है जी। देन नेक्स्ट आपका है यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर आपने कोई फोर्स लगाया, उसको हटाया तो भी क्या है बॉडी, तो क्या हुआ, बॉडी का जो शेप था वो चेंज हो चुका है, मीन्स उसमें डिफॉर्मेशन आ गया है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। देन नेक्स्ट आपका है डक्टाइल मटेरियल। ठीक है जी। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, जो टूटते नहीं हैं लेकिन उनमें डिफॉर्मेशन हो जाती है। ब्रिटल जो टूट जाते हैं जब उनके ऊपर लोड डाला जाता है ड्यू टू हैवी स्ट्रेसेस। अब यहाँ पे डीपली पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए इलास्टिक मटेरियल में देखिए क्या लिखा है, दीज आर दोस मटेरियल्स विच व्हेन लोडेड अंडरगो सम डिफॉर्मेशन, द डिफॉर्मेशन इंक्रीज इफ लोड इंक्रीज। क्या बोला है, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें डिफॉर्मेशन हो जाती है जब इनके ऊपर लोड डाला जाता है। ठीक है, और डिफॉर्मेशन इंक्रीज होती है जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता है। ऑन द रिमूवल ऑफ लोड इफ़ द डिफॉर्मेशन कम्प्लीटली डिसअपीयर, बोलते हैं जैसे ही हम लोड को हटा लेते हैं, अगर आपका डिफॉर्मेशन डिसअपीयर हो जाता है, मीन्स जो चेंज वहाँ पे आया है वो दूर हो जाता है और बॉडी अपनी पुरानी शेप को ही रीगेन कर लेती है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। एग्जांपल दिया है रबड़ का यहाँ पे। ठीक है ना, रबड़ को आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, छोड़ते हो तो अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाती है वो। तो ये आपका हो गया इलास्टिक मटेरियल। ओके, देन नेक्स्ट आपका है प्लास्टिक मटेरियल। अब इसमें देखिए, दीज आर दोज मटेरियल विच डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये ऐसे मटेरियल हैं जो अपनी पुरानी शेप में वापस नहीं आते, मीन्स इनमें चेंज हो जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है। देखिए क्या लिखा है, दीज आर दोज मटेरियल विच डू नॉट
regain their original position on the removal of the external load such as gold, lead, cast iron। जैसे ही हमने अपना लोड वहाँ से रिमूव किया उसमें डिफॉर्मेशन आ गई है, वो अपनी पुरानी शेप में वापस नहीं जा पाया, चेंज आ गया है वहाँ पे, ठीक है। थर्ड देखिए, डक्टाइल मटेरियल। दीज आर दोज मटेरियल विच कैन अंडरगो अ कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन विदाउट रैप्चर। मीन्स वो मटेरियल यहाँ पे चेंज आ गया है, डिफॉर्मेशन आ गया है, बट वो टूटे नहीं है, रैप्चर नहीं हुआ है, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ठीक है, हम इनको खींच के इनकी वायर्स बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। देन नेक्स्ट आपका आ गया ब्रिटल मटेरियल। These are those material which do not undergo any deformation when load is applied and they will fail by rupture such as cast iron, glass, concrete, stone, brick etc। बोलता है ऐसे मटेरियल जिनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती है जब आप लोड अप्लाई करते हो, बट वो टूट जाते हैं, उनका रप्चर हो जाता है, ऐसे मटेरियल आपके पास रहते हैं ब्रिटल मटेरियल, ठीक है जी। तो मटेरियल को बेसिकली इन 4 फॉर्म्स में क्लासीफाई किया जाता है, इलास्टिक, प्लास्टिक, डक्टाइल एंड देन ब्रिटल, ओके। अब नेक्स्ट आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो मटेरियल के पास होना चाहिए। सबसे पहले है इलास्टिसिटी, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच। अब यहाँ पे वर्ड है बाय विर्च्यू ऑफ विच, ये बड़ा सारा वर्ड है जिसका मीन्स है जिस कारण, क्या, ठीक है। बाय विर्च्यू ऑफ विच का मीन्स है जिस कारण। तो ये बोल रहा है इट इज़ द प्रॉपर्टी, बोलता है ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण आ मटेरियल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसके कारण मटेरियल अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाता है। व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड सच एज स्टील, रबड़ एक्सेट्रा। बोलता है जब भी हम उसके ऊपर से लोड उठाते हैं तो मटेरियल अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाता है, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। और इस प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाता है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ओके। द नेक्स्ट आपके पास है प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब प्लास्टिसिटी क्या है, ये इलास्टिसिटी का उल्टा है। देखिए इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विर्च्यू ऑफ विच अ परमानेंट डिफॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। मीन्स जब आपने एक्सटर्नल लोड वहाँ से रिमूव किया तो बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन में वापस नहीं आ पाई, उसका डिफॉर्मेशन हो गया है, तो ये आपके पास रहेगा इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ओके। द नेक्स्ट आपके पास आ गया डक्टिलिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी अलोंगेटेड और ड्रॉन इनटू वायर बिफोर रैप्चर अकर। अब देखिए जितने भी हैं सब में फर्स्ट लाइन सेम रहती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विर्च्यू ऑफ विच, इतना वर्डिंग सेम रहता है, उसके बाद ही यहाँ पे चेंजेस आते हैं। अब डक्टिलिटी में क्या हो गया, जैसे कि आपको पहले बता के आया हूँ मैं, डिफॉर्मेशन हो जाती है बट रैप्चर वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। और इसका बढ़िया एग्जांपल है वायर्स का, आप इसको खींच के आप इसकी वायर्स बना सकते हो इस मटेरियल की, और ये प्रॉपर्टी जिसके कारण आप इसको वायर्स में ढाल सकते हो, बना सकते हो, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। देन नेक्स्ट आ गया ब्रिटलनेस, ठीक है। अब ब्रिटलनेस क्या हुआ, अब देखिए डक्टिलिटी में क्या था, आप उसको खींच के उसको डिफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में क्या था, आप उसको डिफॉर्म नहीं कर पाते, वो उसका रैप्चर हो जाता था। तो मीन्स ये हो गया डक्टिलिटी का उल्टा, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, ओके। देन नेक्स्ट आपका आ गया मेलाबिलिटी। अब मेलाबिलिटी क्या है, जिसके कारण आप इसको शीट्स में ढाल सकते हो, इसको पीट के, ठीक है ना। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन शीट विदाउट रैप्चर। बिना टूटे आप इसको शीट्स में ढाल सकते हो, उसको बोलते हैं मेलाबिलिटी, ओके। देन स्ट्रेंथ आ गया आपका, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल टू विदस्टैंड द लोड। स्ट्रेंथ आपका वो कैपेसिटी आ गया मटेरियल का जिसके कारण वो लोड के साथ में खड़ा रह सकता है, विदस्टैंड कर सकता है। हार्डनेस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट अब्रेजन, इंडेंशन, मशीनिंग और स्क्रैचिंग। मीन्स मटेरियल बहुत हार्ड, आप उसके ऊपर कोई मशीनिंग प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना।
तो वो आपका हो गया हार्डनेस। ओके, हार्डनेस डिक्रीज बाय हीटिंग, जैसे जैसे मटेरियल को गर्म करते जाते हो आप, हीटअप करते जाते हो, तो वैसे वैसे उसका हार्डनेस कम होता जाता है। देन आ गया टफनेस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ट्विस्टेड, बेंट और स्ट्रेच अंडर स्ट्रेस बिफोर रैप्चर। मीन्स ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण आप इसको ट्विस्ट कर सकते हो, बेंट कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेस डालकर, बिफोर रैप्चर, टूटने से पहले पहले। तो वो होता है टफनेस। टफनेस डिक्रीज व्हेन मटेरियल इज हीटेड लाइक एज हार्डनेस, जैसे हार्डनेस को आप हीटअप करते हो तो वो कम होती जाती है, वैसे ही टफनेस है। तो ये हीट के इन्वर्सली है, जैसे जैसे हीट बढ़ेगा तो ये वीक होती जाती हैं, हार्डनेस भी कम हो जाएगा, टफनेस भी कम हो जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ गया है टेस्टिंग, आ गया है मटेरियल्स मेटल्स का। ठीक है, जनरली आपके पास यहाँ पे 2-3 टेस्ट रहते हैं। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेस, इम्पैक्ट टेस्ट। ये आपके सोम लैब के अंदर फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर भी है, प्रैक्टिकली भी आपको ये परफॉर्म करवाए जाएंगे जैसे ही आपका क्लास ऑफलाइन लगेगा, आप यहाँ पे आओगे। ठीक है ना, तो देखिए इसी को हम स्टडी कर रहे हैं अब यहाँ पे। सबसे पहला आपके पास आ गया है टेंसाइल टेस्ट। अब टेंसाइल जनरली होता क्या है, अब मान लीजिए कोई मटेरियल आपके पास, उसके 2 एंड होंगे। ठीक है, तो कोई छोटे से छोटी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे पेन है आपके पास मान लीजिए। ठीक है ना, अब उसके भी 2 एंड होते हैं ना। तो टेंसाइल मीन्स क्या होता है, जब आपको दोनों एंड से पकड़ के खींचते हो, ओके, तो उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो हम प्रैक्टिकल में इसमें यही चेक करते हैं कि मटेरियल हमारा कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है, कितनी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसको खींचते हैं बिफोर रैप्चर पॉइंट, टूटने से पहले पहले। देखिए अब यहाँ पे द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू नो द बिहेवियर ऑफ डक्टाइल मेटल। बोलता है इस टेस्ट में हम डक्टाइल मेटल का बिहेव के बारे में स्टडी करते हैं। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, यंग मॉडुलस एंड डक्टिलिटी ऑफ इलास्टिक मटेरियल। इससे हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, इलास्टिक लिमिट के बारे में, यील्ड पॉइंट के बारे में, यंग मॉडुलस, डक्टिलिटी, ये सभी हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। यंग मॉडुलस जनरली कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते होते हैं, इसको बड़े ई के साथ डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू जनरली न्यूमेरिकल में गिवन रहती है या फाइंड आउट करने को बोल देते हैं। ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशियो रहता है जनरली। ठीक है ना, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हिल्ड इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसको यूटीएम भी बोल देते हैं मशीन को शॉर्ट में। यूटीएम के ऊपर आप टेस्ट परफॉर्म करते हो और सर्कुलर बार होता है जनरली जिसके ऊपर आपने ये टेस्टिंग करना होता है। 2 पॉइंट कॉल्ड द गेज पॉइंट्स आर मार्कड ऑन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए गेज लेंथ दिखा रखा है ना, तो ये 2 पॉइंट आप इसके ऊपर मार्क करते हो। द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज कॉल्ड गेज लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन एज शोन इन फिगर। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको गेज लेंथ बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो छोटा छोटा 2 डायग्राम दिखा रखा है ना, इसमें क्या दिखाया हुआ है, जैसे जैसे आप मटेरियल को खींचते जाते हो, ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे बीच में आके ब्रेक हो जाता है। ओके, तो वही यहाँ पे दिखा रखा है नेकिंग एट फेलियर। नेकिंग मीन्स क्या होता है, जैसे आपकी पूरी बॉडी में देखिए आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो जो आपकी नेक होती है यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम रहता है जनरली। ठीक है ना, तो ऐसे ही नेकिंग फॉर्मेशन होता है मेटल के अंदर, तो यहीं से क्या है आप मटेरियल आपका यहाँ पे टेस्ट स्पेसिमेन ब्रेकअप होता है, टूटता है वो। द स्पेसिमेन इज ग्रिप्ड बिटवीन द जा ऑफ ए टेस्टिंग मशीन। बोलते हैं जो स्पेसिमेन है आपका ये 2 जार्स के बीच में अटका रहता है, उनको ग्रिप किया जाता है वहाँ से दोनों एंड से, और फिर उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको खींचा जाता है। देखिए व्हेन टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्पेसिमेन द एलोंगेशन ऑफ द गेज लेंथ इज रिकॉर्डेड बाय एन एक्सटेंसोमीटर ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन लेंथ। आफ्टर दिस स्टेज अ वर्नियर कैलिबर ऑन द मशीन इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंशन। जैसे ही आप लोड डाल के उसको खींचते हो तो उसका एलोंगेशन होता जाता है, फिर उसको आप वर्नियर कैलिबर की हेल्प से मेजर करते जाते हो। द अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सटेंशन ऑफ द गेज लेंथ आर ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली। दोनों को आप टाइम टू टाइम नोट करते रहते हो और ग्राफ प्लॉट करते हो, जो ग्राफ यहाँ पे दिखा रखा है। जनरली इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोल देते हैं। देखिए एक तरफ स्ट्रेस ले रखा है, एक तरफ स्ट्रेन ले रखा है, और जो ग्राफ प्लॉट हुआ है डिफरेंट रीडिंग्स लेने के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर ये ग्राफ आपके पास यहाँ पे बनता है।
तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, देखिए ABCDE। इन्हीं पॉइंट्स की स्टडी यहाँ पे होती है, इन्हीं पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना होता है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आता है जनरली 5 मार्क्स का आ जाता होता है, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट ए यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए को हम यहाँ पे बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका मीन्स क्या रहता है, पॉइंट ए तक क्या है, मटेरियल आपका इलास्टिसिटी को फॉलो करता है, स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इन द ग्राफ फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन ओ टू पॉइंट ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सीधी जा रही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। हुक्स लॉ को ओबे कर रही है। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ यही बोलता है कि स्ट्रेस जो आपकी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है विद इन इलास्टिक लिमिट। मीन्स जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना स्ट्रेन बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा यहाँ पे, ओके। देयरफॉर पॉइंट ए इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। सो जो आपका ए पॉइंट है उसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोला जाता है। बियॉन्ड पॉइंट ए स्ट्रेस इज नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे ही आप ए पॉइंट से क्रॉस कर जाओगे आपका जो वहाँ पे स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा स्ट्रेन के, ठीक है जी। तो मीन्स क्या है, उसके बाद आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फंडा ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसमें हमने ए पॉइंट तक ही पढ़ना है। ए पॉइंट आपका है प्रोपोर्शनल पॉइंट। देन बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट तक आपका मटेरियल क्या है, इलास्टिक रहता है, बट वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती, मीन्स हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है, बट मटेरियल में आपके डिफॉर्मेशन नहीं होती है। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, पॉइंट बी इज़ द इलास्टिक लिमिट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑल्दो द स्ट्रेन इंक्रीजेस स्लाइटली मोर देन द स्ट्रेस। अब स्ट्रेन बढ़ गया है स्ट्रेस से, येट द मटेरियल इज इलास्टिक, लेकिन फिर भी मटेरियल आपका यहाँ पे इलास्टिक है। मीन्स इलास्टिक का मटेरियल आपको बताया था मैंने, जैसे ही आप लोड को रिमूव करोगे तो भी आपका जो मटेरियल है वो अपना पुराना शेप वापस ले लेगा। इफ़ द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड द पॉइंट बी द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक प्लेस। जैसे ही आप बी पॉइंट क्रॉस करोगे तो मटेरियल आपका इलास्टिक नहीं रहेगा, वो प्लास्टिक स्टेज में आना शुरू हो जाएगा। दोबारा से बता रहा हूँ आपको, 0 टू ए आपका मटेरियल इलास्टिक था, मीन्स हुक्स लॉ ओबे कर रहा था। ए टू बी भी आपका मटेरियल इलास्टिक ही है, बट वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। और बी पॉइंट से जब आप आगे निकल जाओगे तो मटेरियल आपका प्लास्टिक हो गया है, उसमें डिफॉर्मेशन हो गया है, ओके। देन नेक्स्ट आगे देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, यील्ड पॉइंट। ये पॉइंट सी को बोलते हैं। पॉइंट सी इज द यील्ड पॉइंट बिटवीन बी एंड सी द स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर क्विकली देन द स्ट्रेस। अब डायग्राम भी आप देख सकते हो, जो आपका एक्स एक्सेस था वो स्ट्रेन वाला था, जैसे ही पॉइंट बी से आप आगे आए आपका स्ट्रेन एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गया है पॉइंट सी तक, तो ये आपका यील्ड पॉइंट है, ओके। जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट द मटेरियल इंटर इनटू द प्लास्टिक स्टेज। जैसे ही आप बी पॉइंट को क्रॉस किया मटेरियल आपका इलास्टिक हो गया था। At the yield point the dial reading becomes suddenly stationary for a few seconds for indicate slight decrease in load। लोड कम होना स्टार्ट हो गया है वहाँ पे, बिकॉज क्या है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्विकली इंक्रीज करना स्टार्ट कर गया है। ड्यूरिंग टेंसाइल स्ट्रेस द एक्सटेंसोमीटर इज रिमूव्ड एट और बिफोर द यील्ड पॉइंट एंड फर्दर एक्सटेंशन इज मेजर्ड बाय स्केल। तो जो आपकी वहाँ पे एलोंगेशन हो रही है, स्ट्रेन आ रही है, आप उसको स्केल के साथ मेजर कर लेते हो, ओके। देन मैक्सिमम स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ये पॉइंट डी होता है आपका, इसको बोलते हैं मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फार्मूला होता है लोड बटा एरिया। अब एफ जब डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे क्या होता है, अब देखिए जितना एरिया कम होगा स्ट्रेस ज़्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया है। लोड बटा एरिया है तो एरिया नीचे में है ना, तो एरिया जितना कम रहेगा स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आपका डी पॉइंट पे क्या है, एरिया बहुत कम हो जाता है। एरिया कम हो जाता है मीन्स नेक फॉर्मेशन बन जाता है। अगर नेक का है आपका, जैसे आपका गर्दन है, ठीक है, नेक है तो एरिया सबसे कम रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे एरिया कम रहेगा तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो डी पॉइंट आपका है मैक्सिमम स्ट्रेस। देखिए बियॉन्ड पॉइंट सी द लोड अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग बट द एलोंगेशन नाउ इंक्रीज एट ए मच फास्टर रेट दैन द लोड। As the test is continuing, a point of maximum stress is reached at point D. The stress at this point is called maximum stress or ultimate stress. At point D, the bar begin to form of a local neck or waist. तो वही है, D पॉइंट पे क्या है, ये मैक्सिमम आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। द नेक्स्ट आफ्टर पॉइंट दैट B आ गया, B आपका है फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे जाके आपका मटेरियल टूट जाएगा। देखिए ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। द रिडक्शन इन एरिया एट द नेक लीड टू अ ड्रॉप इन द लोड। आफ्टर पॉइंट डी एक्सटेंशन रिमेन कंटिन्यू इवन द लेजर लोड एंड अल्टीमेटली फ्रैक्चर अकर एट पॉइंट ई।
द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस और फ्रैक्चर पॉइंट। तो जैसे ही आप इसके आगे जाओगे, लोड आप और बढ़ाओगे, वहाँ पे लोड डलेगा तो क्या है, आपका एरिया बहुत कम था, रिडक्शन इन एरिया आपका हो चुका था, तो मटेरियल आपका टूट जाएगा, फ्रैक्चर आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका ई पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। इसको जनरली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोल देते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी समझ में ना आए मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, लेकिन इसको लेक्चर को देखिएगा ज़रूर। और कमेंट सेक्शन में जाके अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, इधर यस सर डाल दीजिएगा और अपना रोल नंबर भी डाल दीजिएगा। तो देखिएगा इसको। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय, टाटा।